Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो एनालिटिकल पैराग्राफ जो है वो एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के राइटिंग सेक्शन का. दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एनालिटिकल पैराग्राफ की वेटेज 5 मार्क्स की है. अगर आज का वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया तो 5 on 5 पक्के हैं. यार इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है, देखो इस प्रकार आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा. ठीक है, आप देखोगे आपके सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन है जिसके अंदर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कैरेक्टर ट्रेट्स पे पूछा गया है. तो आपको इस तरीके से यहाँ पर एक चार्ट दे दिया गया है और ये जो कैरेक्टर ट्रेट्स है इन कैरेक्टर ट्रेट्स को आपको एनालाइज कर सपोर्ट या अपोज करना है हमारे कैंडिडेट के कैंडिडेचर को. यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी सजेस्ट किया जाता है. ऐसे में आपके पास में एक ऑप्शन भी आया है जहां पर आपको आइटिनरी दे दी गई है और इस आइटिनरी को पूरी तरीके से पढ़कर आपको इस आइटिनरी को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना है. तो हम ये समझ गए हैं कि यार यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है. हमारे पास में एक डिटेल क्वेश्चन दिया जाएगा जिसके अंदर डेटा होता है और उस डेटा को एनालाइज करके हम लोगों को अपना जो व्यू पॉइंट है वो रखना होता है. तो डेटा एनालिसिस का ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली आपकी कुछ वोकैबुलरी को जज करने के लिए, आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल को कि आपने इस डेटा को कैसे कॉम्प्रीहेंड किया, आपके एनालिसिस को कि आपने इससे क्या समझा और क्या कंक्लूड किया, ये सब चेक करने के लिए आपके ये क्वेश्चन आता है. अब हमको यही सारी चीजें दिमाग में रखकर इस क्वेश्चन का आंसर करना होता है. तो यार सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आपकी पेपर में एनालिटिकल पैराग्राफ पूछा जाएगा. आप स्वॉट एनालिसिस वाले क्वेश्चन, आइटनरी बेस्ड क्वेश्चन जो कि कैरेक्टर ट्रेट से रिलेटेड है, फ्लो चार्ट, डेटा, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, एक्सर्ब बेस्ड क्वेश्चंस देख सकते हो अपने क्वेश्चन पेपर में. अब यार यहाँ पर क्या है ना, जो क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेडली हम देख रहे हैं जब से सीबीएसई का पेपर पैटर्न चेंज हुआ है उन क्वेश्चंस को लेकर बच्चों को लेकर बहुत डर है. तो जैसे कि स्वॉट एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, आइटनरी बेस्ड क्वेश्चन है और कैरेक्टर ट्रेस बेस्ड क्वेश्चंस है. ये तीन तरीके के क्वेश्चन सबसे ज्यादा डराने वाले हैं क्योंकि ये वाले क्वेश्चन तो सिंपली आपके एनालिसिस पे चलते हैं. आपको अगर कोई फ्लो चार्ट, कोई डेटा या कोई ग्राफ दिया होता है तो बस आपको उसको वर्ड के फॉर्मेट में लिख देना होता है. ये इतने आसान होते हैं. सेम गोज फॉर योर एक्सर्ब बेस्ड क्वेश्चन भी. बट यहाँ पे जब हम बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस वाली, आइटनरी बेस्ड क्वेश्चन या फिर कैरेक्टर ट्रेस बेस्ड क्वेश्चंस की, तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों से डिसीजन भी मेक करवाते हैं. आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को एनालाइज नहीं करना होता, आपको यहाँ पर डिसीजन भी लेना होता है. आपको देखना होता है कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना होगा. आपको आइटनरी दे दी जाएगी, आपको उसे अप्रूव या रिजेक्ट करना होगा और आपको कभी कभी कैरेक्टर ट्रेट्स देकर ये बोल दिया जाएगा कि यार इस कैरेक्टर को हो सकता है आप बता सकते हो कि ये इस पोजीशन के लिए सूटेबल है, नहीं है, फिट है, नहीं है. इस तरीके के डिसीजंस भी आपको लेने होते हैं. तो यहाँ पर ये तीन तरीके के क्वेश्चंस पिछले 2 सालों से आप देख रहे हो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में और सीबीएसई के सैंपल पेपर्स में. तो बच्चों ये तीन तरीके के क्वेश्चंस को सबसे पहले डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस वाले क्वेश्चन की. यार स्वॉट एनालिसिस वाले क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन के अंदर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स दिए जाते हैं. आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन करना हो तो आपको एक साइड पिक करनी होती है. या तो आप ऑन द पॉजिटिव साइड रह सकते हो उस क्वेश्चन के अंदर एनालिसिस करके और या फिर आप नेगेटिव साइड रह सकते हो. देखो यार क्लियरली आपकी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज किसी भी जो भी टॉपिक है उसके फेवर के अंदर जाएगा, यानी उसके पॉजिटिव साइड पे जाएगा. जबकि अगर हम वीकनेसेस और थ्रेट्स की बात करते हैं तो ये उसके नेगेटिव साइड पर जाता है. तो ये बड़े आसानी से हम कर सकते हैं. अगर हमने कोई एक साइड पिक कर ली, अगर हम फेवर में जा रहे हैं तो हमें बस स्ट्रेंथ्स और हमारी जो अपॉर्चुनिटीज है उनको एक्सप्लेन करते चलना, जो कि मैं बताऊंगी कि कैसे करते हैं. और अगर हम लोग इसके अपोज में जा रहे हैं, हम इसके नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, तो हम वीकनेसेस और थ्रेट्स को एक्सप्लेन कर देंगे जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होंगे. अब आइटनरी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने सीबीएसई के सैंपल पेपर में देखा, ये आइटनरी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरीके से एक आइटनरी दे दी जाती है. अब आइटनरी क्या होता है? आइटनरी बेसिकली जब हम घूमने जाते हैं तो हम कैसे प्लान बनाते हैं ना कि डे 1 पे यहाँ जाएंगे, डे 2 पे यहाँ जाएंगे, रात में ये करेंगे, शाम को ये करेंगे, उसी को हम आइटनरी कहते हैं. तो यहाँ पर
आप देखोगे इसके अंदर आपको हमेशा कोई एक वेंडर होता है। जैसे मान लो मुझे घूमने जाना है, पर मुझे घूमने जाने के लिए मुझे पता ही नहीं है कि वहाँ पे कौन से अच्छे होटल्स हैं, क्या क्या करने के लिए है, कौन कौन से एक्टिविटीज है, खाना कहाँ पे अच्छा मिलता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो मैं किसी वेंडर के पास गई, कोई टूर और ट्रैवल कंपनी के पास गई और मैंने बोला कि यार मेरे लिए ना तुम 2 दिन का और मैं कह सकती हूँ 3 दिन का और 2 रातों का एक प्लान या फिर एक आइटनरी बनाकर मुझे दे दो, मुझे सच एंड सच जगह घूमने जाना है। तो वो लोग मुझे क्या करते हैं, एक आइटनरी बनाकर देते हैं और इस आइटनरी को मैं पढ़कर ये देखकर कि यार कितना यहाँ पे कितना टाइम कहाँ पर लग रहा है और उन्होंने कितने अच्छे से यहाँ पर टाइम मैनेज किया हुआ है, मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पर एनालाइज करूंगी और एनालाइज कर कर ये सोचूंगी कि यार क्या मैं इस टूर प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ या रिजेक्ट करना चाहती हूँ, मैं जहाँ घूमने जाना चाहती हूँ क्या मैं ये सारी आइटनरी के साथ में अच्छे से घूम भी पाऊंगी या नहीं, तो मैं यहाँ पर इसे अप्रूव या रिजेक्ट करती हूँ इसे पढ़कर। अब ऐसे में भी आपको क्या करना है, आपको ये जो डेटा है इस डेटा को सिंपली वर्ड्स के अंदर पुट करना होता है। आपको इसके पॉजिटिव, अगर आप इसे अप्रूव करना चाहते हो तो इस डेटा के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स उठा लेने होते हैं और आप इसे अप्रूव कर सकते हो। लेट मी टेल यू, आइटनरी को अप्रूव करना ज्यादा आसान होता है जब हम एनालिटिकल पैराग्राफ्स बना रहे होते हैं। अगर आप इसे रिजेक्ट करना चाहते हो तो आप इसमें से सारे नेगेटिव पॉइंट्स या फिर इसकी कमियां जो है वो पिक कर सकते हो और उसकी मदद से इसे रिजेक्ट कर सकते हो। तो आइटनरी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उनका आंसर भी फिर कुछ इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, जिसके अंदर देखो या तो हम क्या करते हैं, या तो हम अप्रूव कर देते हैं प्रपोजल को, ठीक है, या फिर हम क्या कर देते हैं, उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर हम अप्रूव करते हैं तो सारे पॉजिटिव्स लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, अ थोरो एनालिसिस ऑफ द आइटनरी प्रोवाइडेड बाय the tour organizing vendor reveals that the tour proposal should be accepted। आपने इंट्रोडक्शन लाइन के अंदर बता दिया that what you wish to do, क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो या रिजेक्ट करना चाहते हो। आपने एक्सेप्ट कर लिया तो वो बता दिया, फिर देखो हम बताते चलेंगे कि हमने इसे क्यों एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने में जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स है वो सब हम लिख देंगे। इट इज वेल प्लान्ड एंड इंक्लूड्स एन एरे ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज फॉर द स्टूडेंट्स। इन द इंक्लूजन ऑफ विजिट टू भावर्तल गार्डन, बेड़ा घाट, Dhaundar Falls, Marble Rock Cable Car Tour, Rani Durgavati Museum offers an opportunity for the students to learn about nature, history and art। अब इसके बाद में हमने एक पॉइंट और बता दिया कि हम लोग क्यों स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि हम लोगों को ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। इसके बाद एक और पॉइंट डाला, द टूर टू कान्हा टाइगर रिजर्व एड्स एन एलिमेंट ऑफ एडवेंचर एंड अलाउज स्टूडेंट टू कनेक्ट विद वाइल्ड लाइफ। द प्रोविजन ऑफ बॉटल्ड मिनरल वाटर, इंश्योरेंस पॉलिसी एंड टूर मैनेजर्स असिस्टेंस ensures the safety and well-being of students। Inclusion of a DJ party adds to the entertainment, enjoyment and enthusiasm quotient of the tour। The complimentary staff provided for every 20 students further adds to the security of the students। Therefore, the tour proposal of the educational trip should be approved। तो हमने पहले भी बता दिया कि हम इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं और फिर हमने यहाँ पर रीजंस दे दिए कि आखिरकार हम इसे क्यों एक्सेप्ट करना चाहते हैं और फाइनली कंक्लूड कर दिया कि यही रीजन है जिसकी वजह से हम इंट्रोडक्शन में इसे एक्सेप्ट कर रहे थे या अप्रूव कर रहे थे। तो याद रखोगे यहाँ पे कि जब भी आप एक्सेप्ट करोगे तो सारे पॉजिटिव्स और अगर आप रिजेक्ट करोगे तो आप सारी लैकिंग, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो छूट रही हैं वो बता दोगे और इसी की मदद से आप एक आइटनरी को रिजेक्ट कर पाओगे। अब इसके बाद में अगर हम देखते हैं नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चंस जो हमसे पूछे जा रहे होते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस होते हैं आपके कैरेक्टर ट्रेट्स पे बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि सीबीएसई सैंपल पेपर में पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैरेक्टर ट्रेट्स दे दिए गए। आपको कैरेक्टर ट्रेट्स देखो यहां पर दे दिए गए हैं, जैसे कि इज एन एवरेज एकेडमिक परफॉर्मर, मेंटेन्स डिसिप्लिन स्टडी रूटीन, फोकसेस ऑन एक्सीलेंट आउटकम, एग्जिबिट्स गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, थ्राइव्स ओनली ऑन अप्रिसिएशन, हेल्प्स हिज पीयर्स इन देयर डिफिकल्ट एकेडमिक और पर्सनल, इज लेस इंपल्सिव बट हाईली सेंसिटिव, बिलीव्स इन वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, वर्क्स हार्ड टू अचीव गोल्स। अब इनमें से मैं सारे जितने भी मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उन्हें उठाकर चाहूँ तो यहाँ पर इसे अप्रूव कर सकती हूँ यानी सपोर्ट कर सकती हूँ, और इन्हीं में से जो चीजें मुझे लग रही है कि नेगेटिव है उनको पिक कर कर मैं अपोज कर सकती हूँ। अगर मुझे लगता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो इसमें हो सकते थे और वो नहीं मौजूद है तो उनको भी मेंशन करके मैं इसे अपोज कर सकती हूँ। अगेन मैं आपको बताऊंगी सपोर्ट या फिर अप्रूव करने वाला जो पार्ट होता है क्वेश्चन का वो आसान होता है। आपके पास यहाँ चॉइस होती है टू सपोर्ट और अपोज, और आइटनरी बेस्ड क्वेश्चन में अप्रूव या रिजेक्ट करने की चॉइस होती है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सपोर्ट और अप्रूव के लिए
जाओ बिकॉज वो ज्यादा आसान होता है। जैसे कि यहाँ पर भी अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो देखो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स को साथ में रखकर और हमने कैंडिडेचर को अप्रूव कर दिया। देखो कैसे अप्रूव किया। As a responsible student voter, I believe Sering possesses the necessary traits to be an excellent school captain. Her discipline, study routine, and hard work ethic indicate her ability to prioritize and manage her time effectively. Sering is less impulsive but sensitive and focuses on the excellent outcome of tasks assigned to her, demonstrating good decision making skills. Additionally, her willingness to help peers in academic and personal difficulties highlights her empathetic and caring nature. Furthermore, Sering believes in the one for all and all for one policy, which is pioneer and fostering a sense of community and promoting inclusivity in the school. While she may be an average academic performer, her positive attitude and desire for appreciation will motivate her in her pursuit of excellence. For these reasons, I believe she has the potential to be a good school captain and I support her campaign. ठीक है, तो हमने सबसे पहले शुरू किया क्या बता के, हम लोगों ने यहाँ पर बताया कि भाई मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो हमारा कैंडिडेट है उसके अंदर एक एक्सीलेंट स्कूल कैप्टन बनने की ट्रेड्स है। फिर मैंने बताया कि कौन कौन सी ट्रेड्स है जो एक एक्सीलेंट स्कूल कैप्टन में होनी चाहिए और हमारे कैंडिडेट में भी है। फिर हमने यहाँ पर लास्ट में कंक्लूड कर दिया कि इन्हीं ट्रेड्स की वजह से मेरा मानना है कि वो एक अच्छी स्कूल कैप्टन बनेगी और इसीलिए मैं उसके कैंडिडेट को सपोर्ट करती हूँ। तो बच्चों ये तीनों तरीके के क्वेश्चंस जो हैं मैंने आपको बता दिए इन द नटशेल कि आप कैसे कर सकते हो। बट अगर इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है तो इनमें यूज होने वाले कीवर्ड्स या वोकैबुलरी का ध्यान आपको जरूर रखना होगा। इसीलिए सबसे पहले तो आप इसके स्ट्रक्चर पे फोकस करो। आप देखोगे कि हमने जो दो आंसर्स पढ़े उन दोनों के अंदर ही इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू और कंक्लूजन था। दोनों आंसर्स के अंदर सबसे पहले बताया गया था कि यार जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन किस बारे में है, क्या आप अप्रूव कर रहे हो, क्या आप सपोर्ट कर रहे हो, क्या आप रिजेक्ट कर रहे हो या फिर अपोज कर रहे हो। ओवरव्यू के अंदर आपके डिसीजन को लेकर जो भी रीजंस हैं वो दिए गए थे और कंक्लूजन के अंदर आपके क्वेश्चंस के साथ कनेक्ट करके आपने कंक्लूजन या फिर एक सम अप ड्रॉ किया हुआ था। अब कैसे आप इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू और कंक्लूजन लिख सकते हो, चलो फटाफट से वो देख लेते हैं। यार इंट्रोडक्शन में आप शुरू कर सकते हो, अगर आपके कोई चार्ट वाला या फिर कोई इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो आप इनमें से कोई भी लाइन पिक कर और अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। जैसे कि दिस बार चार्ट डिस्प्लेज, दिस बार ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, इट इज एविडेंट फ्रॉम द पाई चार्ट डिस्प्लेज, द ग्राफ शोज, द चार्ट अबाउट टेल्स, देयर इज नो डाउट दैट द गिवन पाई चार्ट डिपिक्ट्स, द गिवन टेबल एनालाइजेस, द गिवन ग्राफ कंपेयर्स और थोरो एनालिसिस। तो ये इस तरीके से आप अपना जो एनालिटिकल पैराग्राफ है उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आप यहाँ ओवरव्यू और कंक्लूजन के लिए कुछ वोकैबुलरी ढूंढ रहे हो तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, और फिर हम लोग जो भी पॉजिटिव पॉइंट है वो बता सकते हैं। अगर हम किसी एक डेटा के ऊपर हमारे पास में क्वेश्चन आ गया है तो हम शार्पली रोज, वेंट अप, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं कोई अपवर्ड ट्रेंड को दिखाने के लिए। एक्सीडेड द नंबर हम बता सकते हैं कि एक जो बेंचमार्क था उससे ज्यादा अगर कोई चीज हो गई तो हम यूज कर सकते हैं एक्सीडेड द नंबर। द फिगर ड्रॉप्ड, अगर हम कोई एक फिगर को नीचे गिरते हुए दिखाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज एज इज एविडेंट फ्रॉम द, तो कोई ट्रेड जो है उससे हमारा जो कंक्लूजन निकलता है हम वो बताने के लिए एज इज एविडेंट फ्रॉम द बता सकते हैं। वेयर इन यानी हम कोई मुद्दे के अंदर बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द, जब आप कोई कंपैरिजन कर रहे होते हो या कोई डेटा एनालाइज कर रहे होते हो और ज्यादातर बोलना चाहते हो तो मोस्ट ऑफ द का इस्तेमाल कर सकते हो। मोर ओवर एडिशनली कंक्लूजन के ऊपर या कंक्लूजन के अंदर आप यूज कर सकते हो। द रिजल्ट इज दैट, आप इसको आपके पूरा जो डेटा एनालिसिस है उसको सम अप करने के लिए यूज कर सकते हो। ओवरऑल, तो आपको एक एनालिसिस के अंदर पूरा टोटल चीज बताने के लिए ओवरऑल का इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज दस एविडेंट दैट, इसका कंक्लूजन के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो।
टचिंग द पीक, अगर बाय चांस कोई ग्राफ है जिसमें कोई एक पॉइंट है जो एकदम पीक एकदम हाईएस्ट पे चला गया तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कंपैरिजन के अंदर वेयर एज का इस्तेमाल कर सकते हो। एज फार एज मतलब जहां तक की, ठीक है। टू कंक्लूड का इस्तेमाल आप कंक्लूजन में कर सकते हो। वेरी ऑफन, कोई एक चीज बार बार हो रही है तो उसे दिखाने के लिए वेरी ऑफन का इस्तेमाल कर सकते हो। इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, यानी कि अगर दो ऑपोजिट चीजों के बारे में बात कर रहे हो तो कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सिमिलरली कंपैरिजन दिखाने के लिए इन कंपैरिजन टू का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर एक बात बता दी है और उसके बाद कोई बात हो रही है तो फॉलोड बाय का इस्तेमाल कर सकते हो। देयर आफ्टर, जैसे कि कोई एक बात डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद में होने वाले इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो देयर आफ्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई एक चीज अगर रुकी हुई है या ग्राफ एकदम से रुका हुआ है तो स्टैग्नेंट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। गॉन अप बाय, अगर मान लो कहीं से कोई एक नंबर है जो उठ के गया है तो हम क्या करते हैं, हम बता सकते हैं कि कितने डिफरेंस से वो उठा है, तो गॉन अप बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइजन बाय भी इसी तरीके से है। एंड डिक्लाइन ऑफ, आप यहाँ पर बता सकते हो अगर कोई एक नंबर से कोई नंबर्स गिरे हैं तो डिक्लाइन बाय, तो हम ये बताने के लिए कि कितने नंबर गिरे हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिक्लाइन बाय का। तो बच्चों ये जो वोकैबुलरी है इसके इस्तेमाल से हम एनालिटिकल पैराग्राफ्स को और स्ट्रॉन्ग और बेटर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों को यहाँ पर अपना पूरा पैराग्राफ 3 पार्ट्स में ही डिवाइड करना होता है, तो सिंपली इस चीज को ध्यान रखो और वर्ड लिमिट को फॉलो करने के लिए अभी एक एनालिटिकल पैराग्राफ का क्वेश्चन चाहे सैंपल पेपर से ही सॉल्व कर लो और कोशिश करो कि इसे 120 वर्ड्स के अंदर खत्म करो। इसे एक हॉरिजॉन्टल कॉपी में ट्राई करना जैसे कि बोर्ड्स में मिलती है, आपको पता चल जाएगा कि आपका एनालिटिकल पैराग्राफ कितने लाइंस में या कितने पैराग्राफ में आता है। और फिर एग्जाम के अंदर आप अपने आप को ट्रिगर करते हुए देखोगे, आप देखोगे कैसे आपका दिमाग अलार्म्स दे रहा है कि भाई तुम 120 वर्ड्स के पास जा रहे हो, तो आपको बार बार उसे काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था मेरी तरफ से आपके लिए एनालिटिकल पैराग्राफ का एक छोटा सा रिविजन कह सकते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स का सेशन कह सकते हो, जो कि आई होप कि आपको मदद करेगा एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर 5 on 5 स्कोर करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।